नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आज के अंक में मैं हूं आपके साथ दिव्या। दर्शकों, मछली पालन आजकल के समय में किसानों की आय का बहुत ही अच्छा साधन माना जा रहा है और मत्स्य पालन में कई तरह की ऐसी टेक्निक आई है जिसे अपनाकर हमारे किसान जो है कम मेहनत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है RAS मत्स्य पालन तकनीक। और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विवेक शर्मा जी, जो कि सहायक निदेशक मत्स्य हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है RAS टेक्निक, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है और माना जा रहा है कि इससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो रहा है हमारे मत्स्य जो किसान हैं उन लोगों को, तो ये टेक्निक आखिर है क्या? और दूसरी बात ये कि परंपरागत कई तरह के हमारे जैसे पहले भी मछली का पालन करते थे, तो ये टेक्निक की ज़रूरत क्यों पड़ी है? जी दिव्या जी, अगर मैं बात करूं परंपरागत मत्स्य पालन की, तो ये हमारा काफ़ी समय से हमारे मत्स्य कृषक जो है इसको सफलतापूर्वक कर रहे हैं। जी जी। परंतु इस मत्स्य पालन में कई तरह की हमें कमियां देखने को मिली थी। जैसे कि इसमें आपको अगर ज़्यादा मत्स्य पालन करना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी और वाटर एरिया की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा अगर आपको पानी भी उसमें ज़्यादा जैसे ज़्यादा चाहिए और उसमें जगह भी आपकी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती थी और मछली का प्रोडक्शन कंपैरेटिवली कम होता था। तो इन कमियों को पूरा करने के लिए और इन कमियों से जूझने के लिए नई प्रणाली का आविष्कार किया गया, जिसे हम RAS या रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम कहते हैं। इस प्रणाली के द्वारा जो कम जगह में और कम पानी में अधिक मत्स्य पालन किया जा सकता है। यह प्रणाली, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो यह सबसे पहले इजराइल ने विकसित की थी, क्योंकि इजराइल एक छोटा सा देश है, वहाँ पानी और जगह की बहुत कमी रहती है और वहाँ से इस प्रणाली को विकसित किया गया था। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे ये लगभग पिछले 10 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई थी और अब लगभग हर स्टेट में और कई इसको किसान जो है कर रहे हैं और हर स्टेट में इसका जो है RAS सिस्टम लगे हुए हैं। हमारे हिमाचल में भी इसके RAS सिस्टम लग रहे हैं। तो इस प्रणाली में विशेषतया कम पानी में कम जगह में मत्स्य पालन किया जा सकता है, जिसमें जो पानी है उसको दोबारा से रिसाइकिल किया जाता है और उसी पानी को दोबारा यूज़ किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि परसेंटेज की, तो इसमें लगभग 98% ऑफ जो पानी है उसको दोबारा से रिसाइकिल करके रीयूज किया जा सकता है मत्स्य पालन में। जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कम ज़मीन में भी आप बहुत प्रोडक्शन कर सकते हैं मत्स्य का। और इसके कंपोनेंट्स की बात करना चाहेंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं RAS टेक्निक के? अगर हम RAS के कंपोनेंट्स की बात करें, क्योंकि ये एक टेक्निकल मत्स्य पालन है, इसमें बहुत सारी मशीनरीज, मैकेनाइज्ड एक तरह से हम इसको कह सकते हैं। इसमें कच्चे तालाब में इसका मत्स्य पालन नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें पक्के तालाब बनाने पड़ते हैं, पक्के टैंक बनाने पड़ते हैं। इनफैक्ट इसमें सीमेंटेड टैंक भी हो सकते हैं, ये FRP के भी हो सकते हैं और स्टील के भी टैंक हो सकते हैं, जिनमें मछली को पाला जाता है। फिर जब मछली पालने से जो पानी दूषित हो जाता है, उस पानी को साफ करने के लिए उसमें अलग तरह के फिल्टर लगाए जाते हैं। सबसे पहले जैसे जो मछली का जो सॉलिड वेस्ट रहता है उसको निकालने के लिए एक सॉलिड वेस्ट फिल्टर उसमें लगाया जा सकता है, जिसमें ड्रम फिल्टर भी हो सकता है या सिंपल हमारा सैंड फिल्टर या दूसरा भी फिल्टर हो सकते हैं। इसके बाद फिर पानी को, जो इसमें मेन जो फिल्टर एक माना जाता है वो है बायोफिल्टर। बायोफिल्टर में पानी का जो उसमें मेटाबॉलिक वेस्ट जो मछली का होता है उसको रिमूव पानी में उसमें किया जा सकता है बायोफिल्टर में। बायोफिल्टर के बाद अगला जो कंपोनेंट है उसमें आता है UV फिल्टर, UV और ओजोन फिल्टर। उसमें क्या है कि अगर उस पानी में कोई बैक्टीरिया या वायरस वगैरह कुछ तैयार हो गया है जिससे मछली को रोग हो सकता है, उनको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। उसके पश्चात पानी में, क्योंकि मछली को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, तो उसमें पानी में ऑक्सीजन या उसमें एरेशन उसमें की जाती है, जिसके लिए ऑक्सीजनेटर या एयर पंप उसमें लगाया जाता है।
परंतु उसके साथ आप उसमें डीगैसर, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है, पुरानी जो मछली है उसमें आप डीगैसर भी उसमें लगा सकते हैं। अलग अलग किसान अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अलग अलग फिल्टर उसमें डिज़ाइन करके उसमें अपनी कैपिटल के हिसाब से लगा सकते हैं। इसमें कई तरह की डिज़ाइन आते हैं। हाँ जी जी, जैसे आपने कहा कई तरह के डिज़ाइन आते हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। इसमें अगर हम बात करें कि आपको जैसे बहुत ही हाई क्वालिटी की अगर मछली उसमें डालनी है, उसमें तैयार करनी है, जिसमें कि मार्केट वैल्यू जिसकी बहुत ज़्यादा हो, तो आपको पानी की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी उसमें मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको उसमें डीगैसर, ऑक्सीजनेटर, इसके बाद आपका जो बायो फिल्टर है वो आपको अच्छी क्वालिटी का उसमें लगाना पड़ेगा। इसके बाद ओजोन फिल्टर और यूवी फिल्टर भी उसमें लगाने पड़ेंगे। अगर आप नॉर्मल किसी मछली को करना चाहते हैं तो उसमें कुछ तरह के, जैसे कि ऑक्सीजनेटर की जगह आप एयर पंप उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि एयर में भी ऑक्सीजन रहती है, उसको आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, जिसकी आपकी कैपिटल कॉस्ट जो है कम आ जाती है। क्योंकि जो महंगी मछली है उसके नो डाउट उसमें रिटर्न भी ज़्यादा है, परंतु जो दूसरी सस्ती मछली होगी उसमें रिटर्न कम होगा। तो अगर आप बहुत महंगा सिस्टम उसके लिए लगाओगे तो वो एक तरह से इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता है। इसलिए अलग अलग डिज़ाइन और अपनी भौतिक परिस्थितियों और जलवायु को देखते हुए अलग अलग डिज़ाइन इसमें लगाए जा सकते हैं और इसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है। जी, जैसे आपने पहले टैंकों की बात की, टैंक बनाने पड़ते हैं, इसमें तालाब में डायरेक्ट आप इस टेक्निक को नहीं कर सकते हैं। तो इसमें अगर कोई किसान करना चाहे, ये टेक्निक को अपनाना चाहे, तो कहीं ना कहीं लागत का सवाल तो बनता ही है कि इसमें कितनी लागत आती है और साथ ही साथ गवर्नमेंट इसमें कितना सहयोग देती है, उनकी कोई स्कीम के बारे में अगर कुछ ऐसा प्रावधान है। जी, अगर हम बात करें RAS में लागत की, तो क्योंकि ये एक पूर्णतः टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कल्चर है, तो इसमें आपको सारा का सारा मैकेनाइज सिस्टम इसमें लगाना पड़ेगा, जिसमें कैपिटल कॉस्ट आती है और कैपिटल कॉस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें भारत सरकार द्वारा और हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के बारे में, तो इसमें हमारे 3 या 4 तरह के कंपोनेंट आते हैं अलग अलग, जिसको हम स्कीमों के तहत ले सकते हैं। जैसे हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसके तहत हम 4 तरह के अलग अलग RAS इसमें लगा सकते हैं। सबसे पहले आता है लार्ज RAS सिस्टम, जिसकी कैपिटल कॉस्ट जो है 50 लाख तक आंकी गई है। और इसके बाद आता है मीडियम स्केल का RAS, जिसमें इसकी कैपिटल कॉस्ट है 25 लाख। जो 50 लाख वाला RAS है उसमें आपको 8 टैंक बनाने पड़ेंगे और एक टैंक का जो एरिया होगा वो होगा 90 स्क्वायर मीटर। और जो 25 लाख वाला आपका RAS है उसमें आपको 4 टैंक बनाने पड़ेंगे और एक टैंक का एरिया होगा 90 स्क्वायर मीटर। इसके बाद आ जाता है स्मॉल RAS सिस्टम, जो कि 7.5 लाख जिसकी कैपिटल कॉस्ट आंकी गई है। इसमें 100 स्क्वायर मीटर का एक तालाब बनाया जाता है, जिसमें कि आप इसको RAS सिस्टम को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ही छोटा किसान है, निम्न वर्ग किसान है, तो उसके लिए एक बैकयार्ड RAS सिस्टम की भी योजना है, जिसमें आप एक घर के आंगन में या अपने बैकयार्ड में एक छोटा सा RAS सिस्टम जो है अपना डिज़ाइन करके लगा सकते हैं, जिसकी कैपिटल कॉस्ट केवल 50,000 रुपया आंकी गई है। इस तरह अपनी कैपिटल कॉस्ट और अपनी इकोनॉमिक वायबिलिटी आप देखते हुए आप अलग अलग तरह के सिस्टम को जो है चूज़ कर सकते हैं और इसमें एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जी, जो सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है, कोई भी काम हम करते हैं तो एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो जो RAS टेक्निक है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि RAS का फ़ायदा क्या है हमें, तो RAS तकनीक में क्योंकि पानी को रिसाइकिल किया जा सकता है और उस पानी को साफ़ किया जाता है पूरी तरह से, उस पानी को साफ़ करके दोबारा से उसको मछली पालन में यूज़ किया जाता है। तो इसलिए जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये मिलता है कि पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है RAS सिस्टम में। उसमें पानी के अलग अलग पैरामीटर होते हैं जो कि हमें मेंटेन करने पड़ते हैं मत्स्य पालन के लिए। जैसे पानी की pH वैल्यू है, पानी की एल्कलिनिटी है, पानी में ऑक्सीजन का लेवल है और पानी में आपका TDS लेवल है। ये सारे पैरामीटर जो हैं एक रेंज में हमें चाहिए होते हैं, ताकि मछली को पूर्ण रूप से विकास के टाइम में उसमें मिल सके और मछली जो है पूर्ण विकास उसमें कर सके। तो इन सब पैरामीटर को, क्योंकि पानी वहाँ पे साफ रहता है RAS में, तो ये पैरामीटर जो है
मछली के लिए स्ट्रेस पैदा नहीं करते हैं। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो हमें इसका फ़ायदा है RAS सिस्टम लगाने का, क्योंकि मछली व्यवसाय जो है हमें इसको हम कहीं भी सेटअप कर सकते हैं, इसमें जलवायु का कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रह सकता है, क्योंकि इसको हम आउटडोर या इंडोर सेटअप कर सकते हैं। ये एक तरह का कंट्रोल्ड मछली पालन है, इसमें सारे से सारी जो आपकी कंडीशन है, जो लिमिटिंग फैक्टर है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। आपका तापमान, आपका जो जैसे मैंने बताया पानी की क्वालिटी के जो पैरामीटर हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे मछली को जो प्रीडेटर होते हैं तो उनसे आप मछली को बचा सकते हैं। और इसके अलावा मछली को जो अलग अलग तरह के स्ट्रेसेस होते हैं, जैसे जिसमें बैक्टीरियल, वायरल और आपका दूषित जल जो है या एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, ये जो मछली के लिए स्ट्रेस तैयार कर सकते हैं एक जनरल कच्चे तालाब में, वो इसमें कंट्रोल किए जा सकता है और मछली को एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है तैयार होने के लिए। तीसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपनी मंडी के हिसाब से और अपनी मार्केट के हिसाब से इसको कहीं भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं एक पर्टिकुलर जगह पर ही इसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। चौथा इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको कम ज़मीन और कम पानी इसमें लागत होती है। तो हमारे जैसा कि हिमाचल में मोर देन 95% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल फार्मर हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड नहीं है, पर अगर उनके पास कैपिटल उपलब्ध है तो वो इसको अपनी कम जगह में भी इसको लगा सकते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें 1 हेक्टेयर का अगर हम तालाब बनाते हैं तो उसमें 2 से 5 टन तक मछली की पैदावार की जा सकती है। अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो बहुत ज़्यादा उसमें अगर प्रोडक्शन हो तो उसमें 10 टन तक प्रोडक्शन ली जा सकती है। नॉर्मली 2 से 5 टन के भीतर उसकी प्रोडक्शन रहती है। तो अगर हम RAS की बात करें तो इसमें लगभग हम 1/10 ऑफ एरिया, मतलब 1000 स्क्वायर मीटर के उसमें अगर हम एक RAS सिस्टम लगाते हैं तो उसमें हम लगभग 10 से 20 टन उसमें प्रोडक्शन ले सकते हैं, जो कि नॉर्मली हम 10 गुना ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन हो सकती है। पर स्क्वायर मीटर, पर क्यूबिक मीटर पानी की अगर हम बात करें तो उसमें 25 से 30 किलो हम प्रोडक्शन पर क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर में ले सकते हैं। इसलिए आप कम जगह और कम पानी में इसकी प्रोडक्शन को ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो हमारी जैसे फीड मैनेजमेंट है, क्योंकि नॉर्मली मछली को जो फीड चाहिए होती है वो कच्चे तालाब में आप उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कितनी फीड आपने डाली, कितनी मछली ने खाई और कितनी वेस्ट चली गई, आपके पास इसका कोई पैमाना नहीं होता है। अगर इसमें आप अच्छी क्वालिटी की और बढ़िया फीड यूज़ करते हैं तो आप फीड मैनेजमेंट इसमें अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्ट्रेसेस उसमें कम होते हैं। तो मछली की जो एक फीड कंजम्पशन रेशो है कि कितना किलो फीड खाने के बाद कितनी मछली तैयार होती है, वो भी इसमें बेहतर होती है। मतलब कम फीड में आप ज़्यादा इसमें पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा आपको जैसे कुछ एक स्पीसीज़ होती हैं जिनको हम एंडेमिक स्पीसीज़ बोलते हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और पर्टिकुलर जगह पे ही तैयार किया जा सकता है। और दूसरी नॉन एंडेमिक स्पीसीज़ कुछ होती हैं जिनको हम हर जगह तैयार नहीं कर सकते हैं। उन मछलियों को भी आप इसमें सक्सेसफुली और सफलतापूर्वक इसमें तैयार कर सकते हैं। मतलब इसमें रेंज ऑफ फिश वैरायटी जो आप तैयार कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ जाती है। ये इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी डिसएडवांटेजेस की, तो इसमें सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज एक है, क्योंकि ये एक पूरी तरह से मैकेनाइज सिस्टम है। इसमें आपको हर टाइम जो है ऑक्सीजन मछली को प्रोवाइड करनी है और फिल्ट्रेशन पानी की होती रहनी चाहिए। तो इसमें जो सबसे बड़ा हमें एक फैक्टर जो पेश आता है, मुश्किल जो आती है, वो आती है पावर बैकअप। क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी कभी भी आपको उसमें अगर फॉल्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन में तो आपकी मछली को प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसमें आपको पावर बैकअप चाहिए होती है हर टाइम। मतलब आपका जो प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस और ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस, वो बंद नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा लॉस इसमें हो सकता है। दूसरा इसमें आपको जो एक डिसएडवांटेज जिसको हम बोल सकते हैं, इसमें कैपिटल कॉस्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा आती है। शुरू में जब आप सेटअप करेंगे तो नॉर्मल तालाब को अगर आप बनाते हैं उसके कंपैरिजन में इसमें कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा आती है, जिससे कि छोटे और मध्यम वर्गीय किसानों को थोड़ा सा इससे परहेज रहता है उनको कि इतनी कैपिटल कॉस्ट उसमें लगाने में वो समर्थ नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल। और एक और बात, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि जो ये आपने स्पीशीज़ की बात की, डिफरेंट टाइप्स की, और RAS टेक्निक के अंदर हम
किन मछलियों का ज़्यादा मतलब उन्हें पाल सकते हैं ताकि उनका जो मार्केट प्राइस है हम अच्छे से मिल सके मार्केट में भी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें हम कई तरह की स्पीसीज़ को तैयार कर सकते हैं क्योंकि हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मछली को तैयार कर रहे हैं। जी जी। जो मछली आपकी, कुछ मछलियां हमारी होती हैं जो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर या पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और जलवायु में ही तैयार हो पाती हैं। जी जी। जैसे कुछ मछलियों को ठंडा पानी चाहिए होता है, कुछ को गर्म पानी चाहिए होता है, कुछ को हम गर्म पानी की मछली बोलते हैं। जी जी। और कुछ मछलियां हैं जिनको पानी की पर्टिकुलर एक पैरामीटर की एक रेंज चाहिए होती है जिसके बाहर वो तैयार नहीं हो पाती। जी जी। तो इसमें हम वो सारी मछलियों को तैयार कर सकते हैं सक्सेसफुली अगर आपका सारे सिस्टम अच्छे से इंस्टॉल हुआ है। जी। जैसे हम बात करें जो सबसे ज़्यादा आजकल जो तैयार की जा रही है मछली वो है टिलेपिया, और उसमें उसके बाद आती है पंगेशियस। इसके बाद आ जाती है अगर हम थोड़ा ठंडे एरिया की बात करें तो रेनबो ट्राउट, और इसमें पर्ल स्पॉट, उसको भी हम तैयार कर सकते हैं। इसके बाद इसमें इंडियन पम्पियो या जिसको हम सिल्वर बोलते हैं उसको भी हम तैयार कर सकते हैं। कोबिया, बारामुडी, इन सब मछलियों को हम सक्सेसफुली इसमें तैयार कर सकते हैं। ये सारी कुछ एक इसमें लो वैल्यू फिश है और कुछ एक इसमें बड़ी हाई वैल्यू फिश हैं जिनके मार्केट रेट बहुत अच्छे आपको मिलते हैं। आपका आरएएस सिस्टम कैसा है, किस तरह से आपने डिज़ाइन किया है, किस मछली के लिए आपने डिज़ाइन किया है वो आपको देखना पड़ेगा, उस हिसाब से आप उसमें मछली जो है तैयार कर सकते हैं। जी जी। इस टेक्निक, ये जो आरएएस टेक्निक है, इसके अंतर्गत हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मछली अच्छे से ग्रो हो सके या फिर वो अच्छे से पल सके, किन किन बातों का ध्यान रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो आरएएस सिस्टम में दो चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखने की जरूरत है, वो है इसका फिल्ट्रेशन सिस्टम प्लस इसकी फीड। हमें जो है फीड अच्छी क्वालिटी की डालनी है, प्रोटीनेशियस फीड होनी चाहिए और उसमें फ्लोटिंग फीड होनी चाहिए। जी जी। दूसरी बात, उसमें फिल्ट्रेशन सिस्टम आपका जो है रोबस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जी जी। अगर आप एक बड़ी हाई क्वालिटी फिश करना चाहते हैं तो आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए उसमें। जी जी। उसमें भी पर्टिकुलरली आपका बायोफिल्टर, क्योंकि बायोफिल्टर में क्या होता है कि मछली को जैसे हम मत्स्य पालन करते हैं तो उसमें दो तरह के वेस्ट तैयार होते हैं, सॉलिड वेस्ट जिसको हम स्लज बोलते हैं, इसके अलावा मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट में आता है अमोनिया। अमोनिया जो है एक मछली के लिए टॉक्सिक हो जाता है एक लेवल के, एक रेंज के बाद। तो अमोनिया को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि पानी में घुला हुआ होता है तो इसको रिमूव इजीली नहीं किया जा सकता है। इसके लिए बायोफिल्टर यूज किया जाता है। बायोफिल्टर क्या है? बायोफिल्टर बेसिकली कुछ वे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और वो जो अमोनिया है उसकी जो क्वालिटी है उसको वो चेंज कर देते हैं। क्योंकि अमोनिया हार्मफुल है तो बैक्टीरिया उसमें जो उसको ब्रेक डाउन करके उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्राइट कंपैरेटिवली कम हार्मफुल है, पर उसको भी बैक्टीरिया बाद में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में। नाइट्रेट अमोनिया से बहुत ज़्यादा कम हार्मफुल है और उसमें उसको मछली उसमें अच्छे से सर्वाइव कर सकती है। ये बायोफिल्टर जो है इसका आपको विशेष ध्यान रखना होता है क्योंकि इसमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं और इसमें जैसे इसमें कई तरह के बायोफिल्टर के डिज़ाइन आते हैं। अब आपको देखना है कि आप किस तरह की मछली करना चाहते हैं और किस क्वालिटी का आपको बायोफिल्टर उसमें लगाना होगा। इसके बाद जैसे अगर हमारा अमोनिया मेटाबॉलिक जो वेस्ट है अगर वो कंट्रोल हो जाते हैं, इसके बाद हमारा आता है फीड। अगर फीड आप नॉर्मली 2 या 3% आपको मछली को फीड डालनी होती है, पर अगर आप उस फीड को ज़्यादा भी करना चाहें थोड़ा सा तो उसको बढ़ा सकते हैं। कंपैरेटिवली आपका जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो ठीक है। आप उसको दिन में 1 या 2 बार मछली को दीजिए, परंतु अगर आप उसको बार बार मछली को देते हो, जैसे एक आपकी पर्टिकुलर क्वांटिटी है उसको आप दिन में 4 या 5 बार मछली को देते हो थोड़ा थोड़ा करके, तो उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं कंपैरेटिवली कि आप उसको 1 या 2 बारी में मछली को दो। अगर इसको आप बहुत ज़्यादा उसमें नहीं उसको दे सकते हैं बार बार मछली को, तो उसमें ऑटोमेटिक फीड डिस्पेंसर आते हैं आजकल, जिससे आप उसमें फीड को डाल दीजिए, वो टाइम टू टाइम आपकी मछली को फीड उसमें डालता रहेगा। इसके अलावा आपको वाटर पैरामीटर जो मैंने बताया उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके लिए आपको कुछ एक पर्टिकुलर वाटर टेस्टिंग किट आती है वो आपको रखनी पड़ेगी और टाइम टू टाइम मछली को जो पानी है उसको आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे पीएच रेंज मछली की जो है 6 से या 7 से 8 के बीच में रहनी चाहिए। एल्कलिनिटी रेंज जो है वो 150 से 200 के बीच में रहनी चाहिए और वही टीडीएस का है। तो डीओ रेंज आपकी एक पर्टिकुलर लेवल में रहनी चाहिए। अगर इन पैरामीटर में कहीं भी चेंज आता है
तो आपकी मछली को प्रॉब्लम हो सकती है और मछली को डिजीज लगने का खतरा हो सकता है, और मछली को स्ट्रेस उसमें पानी में हो जाता है, जिसलिए कि मछली की पैदावार भी कम हो जाती है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। वाटर की क्वालिटी, फीड और आपके फिल्ट्रेशन सिस्टम अगर आपका अच्छा होगा तो मछली की पैदावार नो डाउट उसमें अच्छी होगी। जी, बहुत खूबसूरत जानकारी, कैसे हम मछलियों को अच्छी फीड देकर और उसका तापमान सही करके हम जो है मछलियों को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपने टैंक की बात की कि काफ़ी सारे टैंक बनते हैं, तो एक टैंक में कितनी मछलियों को रख सकते हैं हम? जैसे मैंने आपको बताया कि 1 क्यूबिक मीटर में आप 25 से 30 मछलियाँ उसमें रख सकते हैं। जी जी। आपके टैंक की एरिया के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका जैसे 90 स्क्वायर मीटर का एक तालाब, एक टैंक है, तो उस टैंक में आप 4 से 4,500 या 5,000 तक मछली उसमें डाल सकते हैं। जी जी। ये आपकी मछली जो है उसमें प्रॉपर उसमें ग्रोथ उसकी मछली की आएगी। मछली की क्वांटिटी भी आपकी डिपेंड करेगा मछली की वैरायटी के ऊपर। कुछ मछलियों को आप ज़्यादा संख्या में रख सकते हैं, कुछ कंपैरेटिवली आपको कम उसमें रख सकते हैं। तो 90 स्क्वायर मीटर में अगर एक टैंक में अगर आप मत्स्य पालन करते हैं तो उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि 2200 से 2300 केजी आपको उसमें प्रोडक्शन 6 से 8 महीने के अंदर उसमें मिल जाएगी, क्योंकि आपका उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस जो होते हैं वो कंट्रोल में होते हैं, इसलिए मछली की पैदावार अच्छी होती है। जी। और अच्छी पैदावार होने के साथ उसमें अच्छी ग्रोथ आती है, जिससे आप उसमें टाइमली क्रॉप ले सकते हैं। जी। अगर प्रॉपरली आप उसको टेम्परेचर को भी मेंटेन कर सकते हैं तो कुछ एक मछलियां हैं जिनमें ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, जो आजकल फार्मर कर रहे हैं नेचुरली, जैसे पंगेशियस है जी। जो कि लमसम 6 महीने में तैयार हो जाती है सेल के लिए। अगर आप उसमें टेम्परेचर प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं और उसको इंसुलेशन प्रॉपर दे सकते हैं तो आप उसमें साल में 2 क्रॉप तक भी उसमें ले सकते हैं। जी। और उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में और उसको सघन उसका उत्पादन कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल कल्चर में इसमें नहीं हो पाता है। जी, आपकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि RS टेक्निक जो है बहुत ही एक मत्स्य जो ये पालन तकनीक जो मत्स्य पालन के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा जो है सफल होने लगा है। और इसी के साथ ही जानना चाहूँगी कि हमारे किसान बागवान भाई जो हैं मत्स्य पालन अगर करना चाहें तो ये टेक्निक उनके लिए कितनी सही साबित होगी आगे चलकर? जी, अगर हमारे जैसे अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल क्योंकि एक जैसा मैंने आपको बताया कि 95% के लगभग यहाँ पे मार्जिनल फार्मर हैं जिनके पास लैंड कम है। जी। तो अगर उनके पास लैंड कम है और कैपिटल की अवेलेबिलिटी है तो उस जगह पर वो इस RS सेटअप को अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसमें सरकार भी मदद कर रही है। वो अपनी कैपिटल को देख के कि कौन सा उनको सिस्टम लगाना है, जैसे बड़ा सिस्टम लगाना है, लार्ज लगाना है, मीडियम लगाना है, स्मॉल लगाना है या माइक्रो लगाना है, किसी भी तरह का सिस्टम वो लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होनी चाहिए। आप अपने बैकयार्ड में एक 50,000 का छोटा सा RS सिस्टम, बैकयार्ड RS भी लगा सकते हैं। जी। जिसमें भी आपको सरकार जो है उसमें सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी जो सरकार द्वारा दी जाती है ये 40 और 60% की रेशो में दी जा रही है। जैसे जो हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 40% जनरल कैटेगरी के लिए और 60% SC व ST के लिए उसमें दिया जा रहा है। इसके अलावा हमारी जो माताएं और बहनें हैं जो स्वरोजगार को अपनाना चाहती हैं उनके लिए भी सरकार ने प्रावधान किया है कि उनको भी 60% इसमें अनुदान दिया जाएगा, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो चाहे वो SC कैटेगरी से हो। हमारी माताओं बहनों के लिए तो सबसे अच्छा मैं बताना चाहूँगा कि जो बैकयार्ड RS सिस्टम है या स्मॉल RS सिस्टम है जिसको आप एक छोटी सी जगह पे लगा सकते हैं, उसको आप कहीं भी अपने तालाब को अपने आंगन में या कहीं भी एक टैंक आप लगा के और उसमें आप अपना एक प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसकी आपको घर के लिए भी प्रोटीन की अगर मछली की ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाएगी। जी, आपने बहुत खूबसूरत जानकारी दी कि कैसे हम जो है मत्स्य पालन में इस टेक्निक को अपना सकते हैं। जो RS टेक्निक है बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक मानी जा रही है। इसी के साथ ही डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी दर्शकों, आज हमने जाना कि RS टेक्निक हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है और कहीं ना कहीं मत्स्य पालन क्षेत्र में ये बहुत ही ज़्यादा सफल मानी जा रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जो RS टेक्निक से कहीं ना कहीं लाभान्वित हुए होंगे और आपको बहुत कुछ जानने को मिला। इसी के साथ ही कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कल के अंक में फिर हाजिर रहेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।